अच्छा तुम देख रहे थे क्या यार? पहले बोल देते यार, मैं आपके लिए मंगवा लेता यार। हैं? अब तो क्लास लगी थे पागल, क्लास के बीच में खाते हैं क्या? है? मैं पहले बोलते हैं आपने भाई सर ऐसा हमारा थोड़ा मन इच्छा है खाने की, ठीक है कल कचौरी आ जाएगी आपके लिए। प्याज की खाओगे दाल की? है? प्याज की या दाल की? दाल की, चलो ठीक, कल ले लेना आप। हाँ बेटा बेटा, सिंचाई की संख्या 1 है। अब करेंगे सियाराई। वाह वाह, मैं कह रहा हूँ मिल जाएगी, टेंशन मतलब जल्दी मिल जाएगी आप। सर अलसी और कुसुम की क्रांति की अवस्था एक ही है क्या रोजेट? सेफ्लोर होता है ना अलसी, अलसी थोड़ा ना होती, कुसुम की होती है। बताओ अगर मान लो सिंचाई की संख्या कितनी हो भाई, गेहूं में कितनी सिंचाई करते हैं? 6। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया? 6। 6 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे बताओ, एक तो सी आ रहा है, जब करेंगे बताओ। दूसरा करेंगे कौन सा मतलब? लेट टिलरिंग। उसके बाद लेट कौन सा हो गया? जॉइंटिंग। और कौन सा हो गया? एफ। और कौन सा हो गया? एम। और कौन सा हो गया? डी। कितने बताओ? ये 6 हो, कितने बताओ? 6। पहले सिंचाई बोलेंगे, दूसरी, तीसरी लेट जॉइंटिंग और फ्लोरिंग मिल्किंग और रेस्टिंग। लिखा दो मेरे को। अगर किसी किसान के पास केवल एक ही सिंचाई तो करना चाहिए उसको। अगर किसी किसान के पास एक सिंचाई हो तो कब करना चाहिए बताओ उसको? सीआरआई। और दूसरी कब करना चाहिए बताओ उसको? दूसरी कब करना चाहिए? लेट। हाँ, दूसरी कब करेंगे? ऐसे लिख देता हूँ, सीआरआई प्लस कौन सा हो गया? लेट कौन सा हो गया? जॉइंटिंग। लेट कौन सा हो गया? जॉइंटिंग। और अगर किसान के पास 3 सिंचाई तो करना चाहिए बताओ उसको? सीआरआई प्लस बी मतलब बोटिंग प्लस कौन सा हो गया? मिल्किंग। कौन सा हो गया? मिल्किंग। समझो उसको क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मान लो उसको एक सिंचाई, मान लो 6 में से कितने सिंचाई उपलब्ध हो? एक हो भाई। अगर से बोलो कि भाई आपको 6 सिंचाई देना जब भी उत्पादन होगा, लेकिन अब अचानक बोलते गेहूं तो लगा दिया, लेकिन बोला कि आपके पास एक ही सिंचाई है, तो कब दोगे आप पूरे गेहूं में? क्या करोगे आप? सीआरआई। क्योंकि सबसे अगर इस अवस्था में नहीं दोगे ना तो उत्पादन में वैसे हानि होगी। तो फिर कब करना चाहिए बताओ? कम से कम वो पौधा तो बढ़ेगा, कम से कम अगर मान लो दाना नहीं बनेगा तो पौधा तो बढ़ेगा कम से कम। अगर मान लो उस किसान के पास 2 ही सिंचाई हो, देनी कितनी चाहिए अपने को? 6। कितनी है बाकी उसके पास? 2 ही है। कितनी बताओ? 2 है। तो कब करेगा बताओ? एक तो सीआरआई, दूसरा कब करेगा? लेट जॉइंटिंग। जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? कल्ले निर्माण के साथ तो करेगा उसको, सॉरी उसकी गांठ बनते समय क्या बोलेगा उसको? गांठ बनते समय समझेगा। अगर उसके बाद 3 सिंचाई तो कब करेगा? सीआरआई प्लस बोटिंग प्लस मिल्किंग। बोटिंग बताया ना अभी आपको मैंने, बोटिंग प्लस क्या हो गया? मिल्किंग। मिल्किंग मतलब कौन सा? दूधी अवस्था। कौन सी होती है? दूधिया। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर किसान के पास एक ही सिंचाई हो तो कब करना चाहिए? सीआरआई। अगर किसान के पास 2 सिंचाई हो तो कब करना चाहिए? सीआरआई व लेट जॉइंटिंग। अगर किसान के पास 3 सिंचाई हो तो सीआरआई प्लस बोटिंग प्लस मिल्किंग अवस्था। सीआरआई प्लस कौन सा होगा? बोटिंग प्लस मिल्किंग अवस्था। और अगर 6 सिंचाई हो तो कब करना चाहिए? सीआरआई लेट जॉइंटिंग, लेट टिलरिंग, टिलरिंग जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग और डेड स्टेज। कि सर अगर आप क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी किसान के पास यदि कोई किसान गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करना चाहता है तो कब करेगा वो? दूसरी सिंचाई, अरे दूसरी क्या बोलेगा? लेट टिलरिंग। वैसे थोड़ा बोल रहा है 2 सिंचाई हो तो, वो क्या बोल रहा है? दूसरी कब करेगा? तीसरी कब करेगा? चौथी कब करेगा? पांचवी और छठी। वो पूछ रहा है ऐसे, वैसे नहीं बोला कि अगर मान लो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कि 2 ही है, 2 है तो कब करोगे? सीआरआई प्लस लेट जॉइंटिंग करोगे। लेकिन ऐसे बोला दूसरी सिंचाई कब करेंगे? कब करेंगे बताओ? देखिए क्योंकि तो संख्या है ना, 6 सिंचाई करते हैं, 6 को इस सिंचाई में करना चाहिए, इस अवस्था में करना चाहिए। लेकिन बोला भाई अगर उसे 5वीं सिंचाई कब करेंगे? क्या करेंगे बताओ? मिल्किंग अवस्था। कब करेंगे उसको? वो पूछ रहा है। और ऐसे ऑप्शन देना है आपके पास 6 सिंचाई की, लेकिन आपके पास कितना लेना है? 2 सिंचाई हो। कितनी सिंचाई हो? 2। तो कब करोगे बताओ? सीआरआई प्लस लेट जॉइंटिंग। अब कई बार क्या होता है वहां लेट जॉइंटिंग नहीं आता है तो उसका सीआरआई प्लस लेट जॉइंटिंग। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो वहां पर अगर आ जाए कि गेहूं में 2 सिंचाई हो तो कब करना चाहिए? सुनना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सीआरआई प्लस लेट टिलरिंग पहला, दूसरा सीआरआई प्लस मिल्किंग, तीसरा सीआरआई प्लस फ्लावरिंग, चौथा सीआरआई प्लस कौन सा हो गया? डे स्टेज। कौन सा करोगे बताओ? पहला करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे आप? है? है? तीसरा। कौन सा करोगे? तीसरा। पहला कौन सा करोगे आप? दूसरा। कौन सा करोगे? दूसरा करोगे। अरे दादा, एक सिंचाई तो आपने यहाँ कर दिया, एक सिंचाई कब करोगे? यहाँ पर करोगे। कारण क्या होगा? क्योंकि अगर आपने यहाँ करो, यहाँ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दोनों साथ साथ हो जाएंगे, पूरा जीवन तो आधा। भाई आपने सीआरआई पे कर दिया।
अब लेकिन यहाँ करोगे तो दोनों देखो कितने जाएगा, 40 से 60 दिन में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। 60 दिन के बाद पूरा पूरा सूखा ही बचाना। तो अपन ऐसा करो ना भाई, दोनों के बीच में, दोनों के, ताकि मतलब पौधा जिंदा रहे। तो अपन एक तो कब करोगे, CRI, दूसरा कब करोगे आप, अगर लेट जोल्टिंग नहीं है तो क्या करोगे आप, फ्लावरिंग। क्या करोगे आप, फ्लावरिंग। उधर नहीं बढ़ना, दो लगातार सिंचाई हो जाएगी फिर तो सूखी रह जाएगा। तो अपने को एक साथ नहीं करना है। अगर लेट जोल्टिंग नहीं, क्या करोगे आप, फ्लावरिंग। समझ में आएगा तो आपको, मतलब अपने पौधा जिंदा भी रखना है। दोनों एक साथ कर दोगे फर्क पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर आगे जीवन कैसे आएगा। अब इनका मतलब बता देता हूँ आपको, सुनना। सबसे पहले CRI की बात। CRI का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सीड्स जड़ फुटान। क्या बताओ, सीड्स जड़ फुटान। क्या बताओ, सीड्स जड़ फुटान। दूसरा कौन सा बताओ, लेट टिलरिंग। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, लेट टिलरिंग। समझा होगा ना ऐसा, तो लेट टिलरिंग की बात करते हैं। कौन सा होता है, लेट टिलरिंग। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कल्ले। क्या बोलते हैं इसको, कल्ले। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, लेट जॉइंटिंग। क्या बताओ, लेट जॉइंटिंग। जॉइंटिंग है ना, लेट जॉइंटिंग। लेट जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि जॉइंटिंग से थोड़ा बाद में, लेट मतलब थोड़ा बाद में। बताओ इसको क्या बोलते हैं, गांठ बनना। क्या होता है, गांठ बनना। ठीक है, गांठ बनने की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ, एफ मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग। मतलब क्या हो गया, पुष्पन अवस्था। कौन सा बताओ, पुष्पन अवस्था। एफ मतलब क्या हो गया, पुष्पन अवस्था। एम का मतलब क्या होता है, मिल्किंग। मतलब क्या हो गया, दूधिया अवस्था। इसकी बात करते हैं, दूधिया अवस्था। इसकी बात करें, दूधिया अवस्था। और डी का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, डे स्टेज। इसकी बात करते हैं, डे, डे अवस्था। अब सुनना क्या होता है, डे अवस्था का मतलब सुनना क्या होता है। सबसे पहले कौन सा हो गया, लेट टिलरिंग। टिलरिंग मतलब कल्ले नहीं करना। दूसरा कौन सा हो गया, जॉइंटिंग मतलब क्या, गांठ बनना वाला। और फ्लावरिंग मतलब पुष्पन आता है, आपको खुद को मालूम है। मिल्की मतलब दूधी अवस्था। अगर आप दाने को फोड़ोगे तो दूध टाइप निकलता है। डे स्टेज मतलब क्या होता है कि अगर उसको आप देखोगे तो क्या होता है, उसमें आटा जैसा लगने लगता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसको बोलते हैं कौन सा, डे स्टेज का। ये 6 अवस्था होती है। तो अगर आपके पास पूछे कि बताओ एक सिंचाई के ऊपर हो गया, दोनों तो कब करोगे, CRI प्लस है। लेकिन मैं बोलूं दूसरी सिंचाई कब करेंगे, तो कब करेंगे, लेट। समझ में आ गया इसका मतलब। तो एक सिंचाई की संख्या कितनी हो गया, 1 2 3 और 6। इसको याद रखना, ये 4 लिखते कितना था, 1 2 3 और 6 की बात करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली CRI अवस्था कब आती है, 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन बाद हुआ तो 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, बताओ इसमें कितना होगा, 40। इसमें कितना हो गया, 60। इसमें कितना हो गया, 80। इसमें कितना हो गया, 95। इसमें कितना हो गया, 115। कितना हो गया, 115। मामला उल्टा है आपका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 40 से कितना हो गया, कितना हो गया, 45। 60 से 80 से 80 से कितना हो गया, 95। कितना हो गया, 80 से 95। और 95 से कितने बताओ, 115। और 115 कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। 40 से 60 कितना हो गया, 40 से नहीं यार, 40 60 आएगा इसमें। 40 से कितना है बताओ, कितना का, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 95, 95 से 115, 115 कितना हो गया, 120। इसका मतलब गेहूं की फसल कितनी दिन पकती हो, तो 120। ये आइडिया है, 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो ये तो पूछता आपको मालूम है। बताओ CRI का मतलब 20। एक आइडिया नॉर्मली पूछ ले, गेहूं पूछ लेते हैं कौन सी अवस्था कब आती है, तो ये अवस्था होगी इसमें 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ये तो क्या होता है, अवस्था होगी। और ये क्या बताओ, दिन बाद, दिन बाद कितने दिन बाद में आती है, बस समझ में आ गया इसको। हो गया, गेहूं में मुख्यतः कितनी सिंचाई की जाती है, 6। तो की बताओ 6। और नॉर्मली दलहनी फसलों में की जाती है 2। कौन सी अवस्था, कौन सी अवस्था में कर लो बोधी कितने इसमें, तो लिखो एक बार इसमें, लिखो, नोट डाल के लिखो, दलहनी फसलों में, नोट लिखो इसमें, नोट डाल के लिखो, दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। देखो नेक्स्ट, गेहूं की फसल में सामान्यतः 6 सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल में सामान्यतः 6 सिंचाई की, दलहनी फसलों की जाती है 2। दलहनी फसलों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है, गेहूं की फसल में सामान्यतः 6 सिंचाई की जाती है। सामान्यतः 6 सिंचाई की जाती है। देखो, सरसों में सामान्यतः 2 सिंचाई की जाती है।
सरसों में सामान्यतः दो सिंचाई की जाती है। सरसों में सामान्यतः दो सिंचाई की जाती है। ठीक है, सामान्यतः दो सिंचाई की जाती है। सरसों में सामान्यतः दो सिंचाई की जाती है। सरसों में सामान्यतः दो सिंचाई की जाती है, की जाती है। अब लिख लो इसको। गेहूं में क्या लिखोगे, इसमें किसकी बात करें बनाओ? गेहूं में, गेहूं में सिंचाई की संख्या। डन, लिख लिया? लिखो इसको।
डे स्टेज, डे क्या बोलते उसको, डे लिखा उसने, डे रखा है, डे स्टेज। 6 नंबर पे क्या डे स्टेज हो गया, एम मतलब दूधी अवस्था, एफ मतलब क्या हो गया, पुष्पन अवस्था, मतलब CRI लेट टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डे, डी मतलब क्या होता है, डे स्टेज। ठीक है, अब आपको देखो 3 चाहिए तो कब करना चाहिए होता है उसमें, CRI प्लस B प्लस M, M का मतलब क्या हो गया, दूध दिया है, B मतलब क्या होता है, बूटिंग अवस्था, क्या होता है B मतलब क्या होता है, देखो आप उसमें लिख रखा आपने, यदि एक से चाहिए तो कब करना चाहिए होता है CRI, 2 हो तो कब करना चाहिए CRI प्लस लेट जॉइंटिंग, और 3 हो तो कब करना चाहिए होता है CRI प्लस बूटिंग प्लस मिल्किंग। बी मतलब क्या होता है, बूटिंग, अगर समझ में लिख लो, बी मतलब क्या होता है, बूटिंग अवस्था। ठीक है, नहीं लिखा, लिख लिया ना, पहला कौन सा बताओ, CRI, दूसरा कौन सा CRI प्लस लेट जॉइंटिंग, BRI प्लस क्या हो गया, B प्लस M, B का मतलब क्या होता है, बूटिंग अवस्था, क्या होता है, धान में कौन सी क्रांति की अवस्था होती है, बूटिंग, ऐसे कौन सी होती है, बूटिंग अवस्था। चलिए आपने, अब लिखो ये अपना कौन सा हो गया, पौधे के आधार पे। अब क्या पढ़ेंगे बताओ, मर्दा के आधार पे, उसके बाद करेंगे मर्द, हेडिंग डालो, कौन सा हो गया, पहला कौन सा पौधे के आधार, कौन सा पढ़ेंगे बताओ, मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर, ठीक है, मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर सबसे पहले कौन सा ए नंबर का अगर बात करें, मृदा के आधार पर ए पे कौन सा बताओ, कौन सा है, कौन सा हो गया, ग्रेविमेट्रिक विधि, इस बात करते हैं, ग्रेवी, इधर देखो आप बाद में लिखना, इसमें लिखाऊंगा मैं, ग्रेविमेट्रिक विधि, ग्रेविमेट्रिक विधि। ठीक है, इससे पहले अपन एक बड़ा कौन सा बताओ, प्रत्यक्ष, इसकी बात करेंगे, लिख रहा मत कुछ भी, बस ये लिख लो आप तो, मर्दा के आधार पर मैं लिखाऊंगा, कौन सा बताओ, प्रत्यक्ष, इसकी बात करते हैं, प्रत्यक्ष पढ़ा ना आपने, प्रत्यक्ष विधि हो गया, कौन सा बताओ, प्रत्यक्ष विधि। और एक कौन सा बताओ, अप्रत्यक्ष विधि, कौन सा बताओ, अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि हो गया। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, इस विधि में मतलब मर्दा में देखते हैं, मर्दा को देखकर क्या करेंगे, सिंचाई का निर्धारण। इस विधि में क्या होता है, डायरेक्टली नमी को याद किया, क्या होता है, डायरेक्टली नमी को याद किया, इसलिए कौन सी होगी, प्रत्यक्ष होगी। अप्रत्यक्ष से नमी को याद डायरेक्टली नहीं किया जाए, जैसे मान लो अब मैं बोला जिस मर्दा का पोटेंशियल 0 है और एक का -15 है, जल ज्यादा किसमें रहेगा, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल या टेंशन के आधार पर नमी का निर्धारण किया जाता है, मतलब उसमें डायरेक्टली नमी याद नहीं करते। मतलब अब मैंने ऐसे मान लो इसमें क्या करूंगा, नमी कितनी है बता दूंगा इतनी, लेकिन इसमें नमी नहीं बता सकता, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका टेंशन कितना है, टेंशन के आधार पर क्या नमी का निर्धारण हो गया। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करता हूँ, इसमें सीधा क्या करता है, नमी को याद किया जाता है, और अप्रत्यक्ष में नमी को याद नहीं किया जाता है। अब वहां पर अपने बड़ा कौन सा बताओ, ग्रेविमेट्रिक विधि, कौन सा हो गया, यह मृदा नमी याद करने की सर्वाधिक मतलब सर्वोत्तम विधि होती है, मतलब सर्वोत्तम सबसे उत्तम विधि कौन सी बन जाती है, ग्रेविमेट्रिक, सबसे अच्छा उपयोग इसी का किया जाता है। दूसरी बात, यह मृदा नमी याद करने कौन सी होता है, एक्सिटू एनसीटू, कौन सा बताओ, इनसीटू, कौन सा होता है, एक्सिटू इनसीटू, एक्सिटू कौन सा होता है, एक्सिटू, एक्सिटू का मतलब क्या होता है, खेत के बाहर, इनसीटू मतलब क्या होता है, खेत के, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सिटू खुद ही बता दोगे आप क्या होता है, इसमें मर्दा की जो लेके जाते हैं, मर्दा लेके जाते हैं, वो लेकर के कहाँ लेके जाते हैं, लेबोरेटरी में, इसका मतलब कौन सा हो गया, एक्सिटू हो गया। दूसरी बात, यह विधि जो होती है, इस ग्रेविमेट्रिक विधि की बात करते हैं, इसमें ओवन होता है, उस ओवन का तापमान कितना होता है, 105, कितना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस, बस यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो बताओ मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, ग्रेविमेट्रिक विधि होती है, कौन सी विधि होती है, एक्सिटू, ओवन में ताप कितना होता है, 105 डिग्री। फिर कैसे होगा बताएंगे आप, सुनना, जिसे मान लो एक कौन से गीली मर्दा, इस बात करते हैं, गीली मर्दा, गीली मर्दा हो गया, और यहाँ पर ओम कौन सा बताओ, सूखी मर्दा, इसकी बात करते हैं, सूखी मर्दा। अब आपको खुद को मालूम है भाई, अगर मान लो सूखी मर्दा, ठीक है, गीली मर्दा का वजन और क्या बताओ, सूखी मर्दा का वजन, क्या होगा इसमें वजन, कि सर ऐसा कैसे बताओ आपने। तो अगर मान लो आप मर्दा को लेके आओगे, कोई मर्दा को XYZ होगा, अगर उसको कहाँ रखोगे आप, ओवन में, कहाँ रखोगे उसको, ओवन में रखोगे, कितने डिग्री बताओ, 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मान लो आपने मर्दा लेके आए, क्या लेके आए आप, मर्दा, और मर्दा लेने के बाद क्या किया आपने, उसको लेके आए, जैसे रोयल की बाहर से लेके आए, और रोयल से बाहर के लेके आए, उसको मैंने ओवन में रख दिया, ओवन में सूखेगी कि अब गीली होगी, सिंपल, पहले क्या हो, गीली, सूखने से पहले क्या है, चाहे हो उसमें 1% नमी, लेकिन नमी ओवन में रखने से पहले कौन सी होगी, गीली मर्दा, और ओवन में रखने के बाद कौन सी होगी, सूखी मर्दा। तो मतलब क्या हो गया, गीली मर्दा का वजन माइनस क्या हो गया, सूखी मर्दा, मतलब क्या हो गया, कब रखने पर, ओवन में रखने पर, ओवन में कितना डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 105, मतलब ओवन में तापमान कितना रखेंगे, 105 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है।
अब सुनना, बात करेंगे अपन इसमें दो प्रकार से नमी याद करते हैं। एक तो इसमें होता है भारात्मक विधि, इसकी बात करते हैं भारात्मक मतलब नमी प्रतिशत मृदा में कौन सा होता है भारात्मक, इसकी बात करते हैं भारात्मक विधि, इसकी बात करें भारात्मक विधि। और अब क्या होता हूं, क्या होगा इसमें गीली मृदा, इसकी बात करते हैं गीली मृदा माइनस गीली मृदा का वजन क्या हो गया माइनस क्या बताओ सूखी मृदा का वजन, सूखी मृदा का क्या हो गया वजन, सूखी मृदा का वजन बटा क्या होता है बताओ का वजन, बड़ा क्या हो बताओ सूखी मृदा का वजन, इसको बताओ सूखी मृदा का वजन। अब देखो यहाँ पर हमेशा बटे में है ना उस बड़ी संख्या आती जाता है, लेकिन इसमें छोटी संख्या ही जाती है। गीली मृदा माइनस क्या हो गया सूखी मृदा बटा क्या हो गया सूखी मृदा, गुणा क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा 100। समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला क्या बताओ गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटा क्या होगा सूखी मृदा का वजन गुणा क्या हो जाएगा 100। एक और होता है नवी प्रतिशत की बात करते हैं डियर, वो होता है कौन सा आयतनात्मक, इसकी बात करते हैं आयतनात्मक की बात करते हैं, आयतनात्मक की बात करते हैं। और आयतनात्मक के आधार की बात करते हैं क्या होता है गीली मृदा, क्या बताओ गीली मृदा का वजन माइनस क्या हो गया सूखी मृदा, इसको बताओ सूखी मृदा का वजन बटा क्या हो जाए बताओ, यहां पर भी कौन सा आएगा सूखी मृदा का वजन, सूखी मृदा का वजन ठीक है, गुणा क्या हो जाए बताओ 100 बटा यहाँ पर क्या जाएगा गुणा में क्या जाएगा बीडी, क्या जाएगा बताओ बीडी, ओनली बीडी है, बीडी पढ़ना पड़ेगा खाली बटा का बीडी क्या होती है ओनली क्या आ जाता है इसमें बीडी आ जाती है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ओनली किसी गुणा करते हैं बीडी से। कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा गीली मृदा का वजन इतना है सूखी मृदा का वजन इतना है तो कितना नमी होगा आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करोगे कोई दिक्कत नहीं से। ये अपना कौन सा हो गया प्रत्यक्ष विधि, कौन से बताओ प्रत्यक्ष विधि क्यों कहते हैं क्योंकि सीधा नमी को ज्ञात करती है और इसमें नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है ग्रेविमेट्री में ओवन तापमान कितना होता है 105 डिग्री सेल्सियस पूछा जाता है। दूसरे अगर बस ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर पेपर का लेवल ज्यादा है तो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल आप कर ही सकते हो, वहां पर क्या देगा बताओ गीली मृदा का वजन देगा और सूखी मृदा का वजन अपने गुणा भाग करना है क्योंकि ये एग्रोनॉम जीआर वैसा पूछते हैं कर लोगे यहाँ तक एक। हाँ अभी कौन सा हो गया ये वाली बात करें, नेक्स्ट बात करें कौन सा हो गया अप्रत्यक्ष विधि, किसकी बात करें बताओ अप्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में सीधा नमी याद नहीं करते, इसमें क्या होता है सीधा नमी याद नहीं करते, क्या करते हैं उसका टेंशन, क्या करते हैं उसको टेंशन या पोटेंशियल, इस बात करते हैं टेंशन या पोटेंशियल माप करके नमी याद की जाती है, पोटेंशियल या टेंशन माप करके नमी को याद किया जाता है ठीक है। अब सुनना इसमें सबसे पहले कौन सा बताओ मैंने बताया आपको कौन सा हो गया बताओ टेंसियोमीटर, आपको बताया ना आपको टेंसियोमीटर, इस बात करते हैं टेंसियोमीटर ठीक है। अब बात करते हैं टेंसियोमीटर होता है, वो टेंसियोमीटर होता है क्या इसको बोलते हैं इरोमीटर, क्या बोलते हैं इसको इरोमीटर भी कहा जाता है, इरोमीटर भी कहते हैं इसको, इरोमीटर क्यों कहते हैं क्योंकि यह सिंचाई में उपयोग किया जाता है, इसके बाद इसको इरोमीटर कहा जाता है, सिंचाई में उपयोग किया जाता है इसको क्या बोले बताओ इरोमीटर कहा जाता है। टेंसियोमीटर की बात करते हैं इन सीटू विधि, कौन सी बताओ इन सीटू नमी याद करने की विधि है। इन सीटू मतलब क्या होगा खेत में नमी को याद किया जाता है, कैसे याद करेंगे देखो जैसे टेंसियोमीटर में नॉर्मली ऐसे होता है टेंसियोमीटर ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर लगा होता है गेज लगा होता है, यहाँ से कोर्क साइड ऐसे कोर्क होता है ठीक है ऐसे लगा होता है, अपन लगाएंगे जब इसमें पानी भर दे, यहाँ पर क्या होते बताओ छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं यहाँ से ठीक है। अब इसका उपयोग करेंगे खेत में लेके जाएंगे उसको क्या डालेंगे खेत में डाल देंगे ऐसे कैसे, मतलब इन सीटू आप नहीं हुआ खेत में उपयोग कर रहे हैं, हाँ उपयोग करें इसको, इसलिए कौन सा हो गया इन सीट हो गया। और अब बात करें इसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के ऊपर से क्या करेंगे बंद कर देंगे, क्या कर देंगे बंद, एकदम बन गया वैक्यूम बन गया। अब क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा पानी क्या होगा मृदा में बाहर की ओर जाएगा, मृदा में क्या होगा बाहर की ओर जाएगा, तो मृदा में बाहर की ओर जाएगा तो वैक्यूम तो क्रिएट होगा, क्या होगा वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम यहाँ ऊपर से खाली नहीं है, खाली है तो क्या होगा इसमें क्या बताओ दाब आए, क्या आएगा इसमें रीडिंग आएगी दाब आएगी, उस दाब के अनुसार क्या होता बताओ नमी याद की जाती है। मैंने बोला सीधा कभी नमी याद नहीं करते, क्या करते इसमें दाब के तनाव के द्वारा इसमें किया जाता है और तनाव किसको बताता है पोटेंशियल, किसको बताता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल द्वारा क्या करते हैं इसमें क्या करते बताओ याद करते हैं। अब सुनना अब बात करें सर किस में काम आता है, अपने बात करें यह जो होता है वो किसके लिए बेस्ट रहता है बताओ रेतीली मृदा, इसकी बात करते हैं रेतीली मृदा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, जबकि काली मृदाओं में उपयुक्त नहीं माना जाता। रेतीली मृदा में क्या जाता है उत्तम माना जाता है और काली मृदाओं उत्तम नहीं माना जाता। तो रेतीली मृदा उपयुक्त क्यों माना जाता है, इसमें क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि हमेशा काली मृदा में किसका होता है दरारों का निर्माण, इसमें बताओ दरार जैसे होंगे पानी बाहर चला जाएगा, जैसे आपने सुना बोतल है
खाली बोतल, एकदम से सीधा पानी में डालो आप, क्या उसमें पानी बढ़ता है क्या? लेकिन थोड़ा सा तिरछा करते क्या होगा? पानी बढ़ जाए। ऐसे ये काम करता है। अगर एकदम लगा रहा है कोई इसमें चलिए, लेकिन थोड़ा दरार आती है, पानी क्या होगा? बाहर निकल, उसको हवा मिल गई, क्या मिली इसको? हवा। इसलिए यह काली मृदाओं में उपयोग नहीं किया जाता, दरारों का निर्माण किसमें किया जाता हो? ठीक है। और ये किस भार पे काम करता है? जीरो से क्या करेगा? तो जीरो से -0.85 बार। जीरो से क्या करेगा? -0.85 बार। जीरो से -0.85 बार पे काम करता है। और याद रखना हमेशा, इसमें टेंसियोमीटर की बात करते हैं तो टेंसियोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? टेंशन। किसकी बात करता है? तनाव। टेंशन मतलब तनाव ही हो गया। तनाव के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है बताओ? तनाव उत्पन्न हो रहा है। भाई पानी नीचे की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है? उसे दाब क्रिएट हो रहा है, उसको तनाव उत्पन्न हो रहा है, और तनाव के द्वारा क्या होता है? तापमान को, उसको जल को मापा जाता है। अब अपने क्वेश्चन आएगा कि टेंशन, अभी तक का 3 क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें। टेंसियोमीटर का उपयोग कौन सी मृदा में किया जाता है? टेंसियोमीटर का उपयोग किस पे करते हैं? जीरो से -0.85 बार। दूसरा होता है टेंसियोमीटर किसको याद करता है? नमी को। किसको याद करता है? टेंशन तो इसका सिद्धांत है। अगर मुझे टेंसियोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? टेंशन के ऊपर, तनाव के ऊपर काम करता है। लेकिन याद किसको करता है? नमी को। बताओ किसको याद करता है? नमी याद करने की कौन सी विधि होता है? इन सीटू होती है। किसमें किस इसका सिद्धांत क्या होता है? टेंशन या तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है? रेतीली। कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है? काली मृदाओं उपयुक्त नहीं क्यों मानी माना जाता है? दरारों का निर्माण होता है काली मृदा में, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया। किस बार पे काम करता है? जीरो से -0.85 बार। जीरो से कितना हो गया? -0. समझ में आ नहीं होता आपको? कल कोई दिक्कत इसमें? ये कौन सा हो गया अपना? टेंशन। इन सीटू होता है, एक्सीटू इन सीटू होता है। इरोमीटर क्यों कहते हैं इसको? क्या होता है? क्योंकि ये सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमेशा रेतीली मृदा में क्यों? एक कारण होता है कि रेतीली मृदा में जो पानी उपस्थित होता है वो किस बार के अंदर उपस्थित होता है? एक बार के अंदर। इसके अंदर होता है। और ये इफेक्टिव कार्य कहां से तक करता है? जीरो से -0.50। एक तक तो आराम से इसमें 90% पानी किसमें रहता है? 1% में रहता है। इसलिए हमेशा रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त माना जाएगा। रेतीली मृदा क्या माना जाएगा? उपयुक्त। यहां तक समझ में रहता हूँ। ये अपना कौन सा हो गया? टेंसियोमीटर। किस नाम से जाना जाता है? इरोमीटर की बात करते हैं। अब बात करें इसमें, अब एक बार लिखो आप इसमें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। लिखो, सबसे पहले लिखो मृदा के आधार पर हेडिंग डाली आपने। ठीक है। ओवन क्या होता है? ये बोल रहा भाई ओवन क्या होता है? ओवन क्या होता है भाई? ओवन नहीं, ओवन में बाटी बनाते हैं अपन, वही ओवन होता है। हाँ लिखो, लिखो उसमें लिखो मृदा के आधार। लिखो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो प्रत्यक्ष विधि। लिखो प्रत्यक्ष विधि। मृदा के आधार में लिखो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में लिखो, इसमें प्रत्यक्ष विधि में लिखो, लिखो इस विधि में नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। इस विधि में नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। इस विधि में नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। इस विधि में नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। मैंने चार्ट बना रखा पीछे ना। अब इसमें सबसे पहले कौन से लिखो बताओ? ग्रेविमेट्रिक विधि। कौन से लिखोगे? ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि लिखो, लिखो नमी, लिखो यह नमी याद करने की एक्सिटू विधि है। यह नमी याद करने की एक्सिटू विधि है। यह नमी याद करने की एक्सिटू विधि है। भीतर का एक्सिटू मैंने, यह नमी याद करने की एक्सिटू विधि है। यह नमी याद करने की एक्सिटू विधि है। देखो नेक्स्ट, देखो यह नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नमी याद करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। देखो नेक्स्ट, देखो ओवन में 100, देखो ओवन में मर्दा सुखाने के लिए, ओवन में मर्दा सुखाने के लिए, ओवन में मर्दा सुखाने के लिए तापमान, ओवन में मर्दा सुखाने के लिए तापमान 105 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ओवन में मर्दा सुखाने के लिए तापमान 105 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। 105 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है।
105 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है, लिखो इसमें, ये और लिख लो ऐसे कैसे, सूखी मृदा और गीली मृदा। लिख लिया, लिख लिया ना, और में तापमान। अब नेक्स्ट डे लिख लो। लिख लिया, अब क्वेश्चन लिखो एक, लिख लिया क्या, लिखो लिखो। ओवन क्या होता है? अरे मर्दा सुखाने के लिए एक यंत्र होता है, टूल होता है, उसको बोलते हैं ओवन। जैसे बाटी बनाने का होता है, ऐसे कौन सा होता है? मर्दा सुखाने के लिए कौन सा होता है? ओवन में होता है। लिख लियो, अब लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो। यदि गीली मृदा का वजन, यदि गीली मृदा का वजन 40 ग्राम, यदि गीली मृदा का वजन 40 ग्राम, यदि गीली मृदा का वजन 40 ग्राम तथा तथा सूखी मृदा का वजन, तथा सूखी मृदा का वजन, तथा सूखी मृदा का वजन 30 ग्राम हो, 30 ग्राम हो, तो बताओ, तो बताओ मृदा में नमी प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ मृदा में नमी प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ मृदा में नमी प्रतिशत कितना होगा? 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो इसमें। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन लिखो। यदि गीली मृदा का वजन 25 ग्राम, यदि गीली मृदा का वजन 25 ग्राम हो, यदि गीली मृदा का वजन 25 ग्राम हो तथा ओवन में रखने के बाद, तथा ओवन में रखने के बाद मृदा का वजन, तथा ओवन में रखने के बाद मृदा का वजन 20 ग्राम हो जाता हो, 20 ग्राम हो जाता हो, वह हो जाता हो, वह मृदा की बीडी, वह मृदा की बीडी 1.2
ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, मर्दा की बीडी 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो बताओ नमी प्रतिशत कितनी होगी? तो बताओ नमी प्रतिशत कितनी होगी? अरे भाई आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी। बीडी क्या होती है? बल्क डेंसिटी, मतलब क्या होता है? स्थूल घनत्व। अपने खाद में बता चुके हैं, मृदा विज्ञान में पढ़ोगे जो अपन पढ़ाएंगे, लेकिन अपन बात करते हैं बीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है डियर? वो बताएंगे आपको, आप ध्यान रखना बीडी कोई वैल्यू है, ठीक है? बीडी कोई वैल्यू। अब सुनना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले में कौन सा लगेगा? आयतनात्मक, भारात्मक? भारात्मक। भाई अपने को सोचना नहीं है, बीडी आएगी कौन सा लगेगा? आयतनात्मक लगेगा। बीडी नहीं आएगी कौन सा आएगा? भारात्मक लगेगा। लेकिन फिर भी अगर नाम देके पूछे तो अपने को वो करना, अपने को समझ में आ गया? अब इसमें सिंपल कोई समस्या नहीं इसमें। बताओ सबसे पहले बात करें पहले वाले की, नमी प्रतिशत बराबर क्या होगा? बताओ कितना हो गया? 40 माइनस क्या हो गया? 30 भाग 30 गुणा क्या हो जाए? बताओ 100। कितना डियर बताओ? 10 बटा क्या होगा? 30 गुणा क्या हो गया? 100। तो 0 से 0 कितना बताओ? 33.33%। कितना नमी परसेंट कितना बताओ? 33 पॉइंट, सही बात है। 33 पॉइंट क्या आया? 33। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है बताओ? ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी है। तो दूसरा क्या है बताओ? नमी प्रतिशत बराबर क्या बताओ? क्या होगा? 25 माइनस क्या हो गया? 20 भाग कितना हो गया बताओ? 20 गुणा क्या हो जाएगा? 100 गुणा क्या हो जाएगा? बीडी कितनी है? 1.2। 1.2 क्या फॉर्मूले रखना, कोई समझ, सबसे इजी क्वेश्चन ये रहता है। बताओ क्या बताओ? 5 भाग कितना हो गया? 20 गुणा क्या हो जाएगा? 100 गुणा 1.2, 0 से 0 कितना बताओ? 5 दूनी 10। कितना बताओ? 5 दूनी 10 गुणा 1.2 बराबर कितना हो रहा है? 12। कितना बताओ? 12। कितना हो गया? 12। समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो एक बार दोबारा देख लो आप। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी, हाँ रे यार, क्या उसमें क्या हो गया? 5 कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा बताओ? 5। ठीक है, कितना हो गया इसमें? हाँ, तो कितना है बताओ? 25 आ गया। 25 को अगर 2 से करेंगे तो कितना बताओ? 1 से कितना हो बताओ? भाड़ा कितना होगा इसमें? लगभग कितना हो गया? 33। इसमें कितना आएगा? 33, 32। क्या बताओ? 25 गुना कितना हो जाएगा? 1.2 बराबर कितना बताओ? 30। कितना था बताओ उसमें? 30% नमी। कितना बताओ? 30% नमी। मतलब इतना एग्रोनॉमी की बात करें सबसे इजी यही क्वेश्चन है। इसमें खुद ही दे देता है गीली मृदा का वजन, सूखी मृदा का वजन। बस दूसरे वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज सेंस थी, दूसरे में क्या था? ओवन में रखने के बाद। तो ओवन में रखने के बाद सूखी होगी, वो कौन सी होगी? ओवन में रखने से पहले कौन सी होगी? ऐसे हो सकता है किसी मर्दा का ओवन में रखने से पहले इतना भार था और ओवन में रखने के बाद कितना भार था, बताओ नमी प्रतिशत। अरे भाई ओवन में रखेंगे पहले तो कौन सा होगा और बाद में कौन सा हो गया? और सिंपल सी बात है, माइनस निकलेगा तो पहले बड़ी संख्या में से निकलेगा। बड़ी संख्या कौन सी होगी? गीली होगी। समझ में आया नहीं? बताओ बीडी होते कौन सा हो गया? इतना हो गया। खुद ही दे देगा तो अपन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई समस्या इसमें? भाई इसमें तो इतना इजी भाई, अपने को खुद को बस संख्या लगानी और गुणा भाग करना और कुछ नहीं। लिखो आप इसको, पहले वाले के लिखो पहले। बीडी होता है स्थूल घनत्व बेटा। क्या होता है? स्थूल घनत्व। लिख लिया आपने? देखो नेक्स्ट दूसरे में लिख लो। डन? जैसे भी आप कौन सा लेके बताओ? कौन सा लिख लोगे ना? दोनों दोनों समझ आ गए ना? अब लिखो नेक्स्ट अप्रत्यक्ष विधि। पहले कौन सा पढ़ लिया अपन ने? प्रत्यक्ष विधि।
अब लिखो नेक्स्ट इसमें अप्रत्यक्ष विधि, क्या लिखोगे इसमें? अप्रत्यक्ष लिखो, अप्रत्यक्ष में लिखो। इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से नमी को याद नहीं करके, इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से नमी को याद नहीं करके नमी को ज्ञात नहीं करके, प्रत्यक्ष रूप से नमी को ज्ञात नहीं करके टेंशन व पोटेंशियल को माप करके, 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 टेंशन व पोटेंशियल को माप करके नमी ज्ञात की जाती है, 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 तो नमी याद की जाती है। ठीक है भैया, नमी याद की जाती है। लिखो इसमें, सबसे लिखो इसमें टेंसियोमीटर या इरोमीटर, क्या लिखोगे इसमें? टेंसियोमीटर, ये कौन सा होता है इसमें? इरोमीटर, टेंसियोमीटर या इरोमीटर, टेंसियोमीटर या इरोमीटर। इरोमीटर लिख लो, समझ गए ना? टेंसियोमीटर या इरोमीटर लिख लिया आपने। लिखो, देखो यह मर्दा नमी, देखो यह मर्दा नमी ज्ञात करने की, यह मर्दा नमी ज्ञात करने की, यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है, यह मर्दा नमी याद करने की इन सीटू विधि है, यह मर्दा नमी याद करने की इन सीटू विधि है, मर्दा नमी याद करने की इन सीटू विधि है। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें नमी, देखो इसमें नमी ज्ञात तनाव के सिद्धांत के, लिखो नमी ज्ञात तनाव के सिद्धांत पर किया जाता है, 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 तनाव के सिद्धांत पर किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह रेतीली मृदाओं में उपयोग किया जाता है, यह रेतीली मृदाओं में उपयोग किया जाता है, यह रेतीली मृदाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि, यह रेतीली मृदाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि, रेतीली मृदाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि रेतीली मृदा में लगभग जल, क्योंकि रेतीली मृदा में लगभग जल एक बार से कम पर उपस्थित होता है, लगभग जल एक बार से कम पर उपस्थित होता है, एक बार से कम पर उपस्थित होता है, एक बार से कम पर उपस्थित होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो इसका उपयोग काली मृदाओं में नहीं किया जाता, इसका उपयोग काली मृदाओं में नहीं किया जाता, काली मृदाओं में नहीं किया जाता, इसका उपयोग काली मृदाओं में नहीं किया जाता क्योंकि, इसका उपयोग काली मृदाओं में नहीं किया जाता क्योंकि काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है, क्योंकि काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है, काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है, काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है, क्योंकि काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है, काली मृदाओं में दरारों का निर्माण होता है। लिखो नेक्स्ट, यह जीरो से -0.85 बार,
यह है 0 से -0.85 बार, यह 0 से -0.85 बार पर कार्य करता है। यह 0 से -0.85 बार पर कार्य करता है। यह 0 से -0.85 पर कार्य करता है। समझ में आगे कौन सा बताओ? टेंसिव। अंडरलाइन करो, रेतीली मृदा और 0 से -0.85। तो अंडरलाइन किसकी करोगे? तो क्या हो गया? रेतीली मृदा। दूसरा कौन हो गया? 0 से -0.85 बार, 0 से -0.85 बार, 0 से -0.85 बार, -0.85 बार हो गया। ठीक है। और किसके लिए यार बताओ? नमी के लिए। अब बताओ दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया? जिप्सम ब्लॉक। इसकी बात करते हैं, जिप्सम ब्लॉक। तो बताओ जिप्सम ब्लॉक। दूसरा होता है जिप्सम ब्लॉक की बात करते हैं। जिप्सम ब्लॉक का उपयोग किस मृदा में नहीं करते बताओ? किसमें नहीं करते? लवणीय मृदा में। किसमें नहीं करते बताओ? लवणीय मृदा। मतलब इसका उपयोग अपन नमी याद करने के लिए किया जाता है, लेकिन लवणीय मृदाओं में इसको नमी याद करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। बस ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं इसमें कि जिप्सम ब्लॉक का उपयोग कौन सी मृदाओं में नहीं किया जाता है? लवणीय मृदा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। अब इसमें ब्लॉक होते हैं। क्या होता है इसमें? ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक के अनुसार क्या होता है? नमी को ज्ञात किया जाता है। अलग अलग ब्लॉक होते हैं। एक तो इसमें कौन सा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका करें बताओ, पहला कौन सा हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्योर प्लास्टर ऑफ क्या हो गया? ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा कौन सा होता है उसमें? नाइलॉन। किसको हो गया? नाइलॉन। कौन सा हो गया? नाइलॉन ब्लॉक। कौन सा हो गया? नाइलॉन ब्लॉक। और तीसरा कौन सा होता है? फाइबर ग्लास। इसकी बात करते हैं, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास ब्लॉक। फाइबर ग्लास कौन सा हो गया? ब्लॉक। अब बताओ इस प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से काम तक करेगा? -1 से कितना करेगा बताओ? -15 बार। -1 से -15 बार। नाइलॉन कब करेगा बताओ? 2 बार से कम पर, 2 बार से कम पर कार्य करेगा। ठीक है, कम पर। और ये कब करेगा बताओ? किसी भी बार पर। इसकी बात करते हैं, किसी भी बार पर। मतलब ये किसी भी बार पर क्या करेगा? कार्य करेगा। मतलब अलग अलग ब्लॉक होते हैं। इसमें ऐसा होगा, एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है। फिर एक ब्लॉक के अनुसार क्या होता है? नमी याद करता है भाई। नमी, ये ब्लॉक क्या करता है? नमी बताता है इतना नमी। लेकिन सभी जगह ब्लॉक क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। अगर जहां पर -1 बार से -15 बार होगा, वहां पर कौन सा लगेगा बताओ? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाइलॉन ब्लॉक कहां लगेगा? 2 बार से कम पे। और फाइबर ग्लास में कब लगेगा बताओ? किसी बार पर इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताओ जिप्सम ब्लॉक का उपयोग किस मृदा में नहीं किया जाता है? लवणीय मृदा। लिखो इसको, लिखो जिप्सम ब्लॉक। सेकंड कौन सा लिखो बताओ? जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक। लिखो जिप्सम ब्लॉक में लिखो। इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। 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 अब लिख लो इसको तीनों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, नाइलॉन ब्लॉक हो गया, कौन सा हो गया? फाइबर ग्लास ब्लॉक। लिख लिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना होता है? -1 से। और नाइलॉन ब्लॉक कितना हो? 2 बार से कम। और फाइबर ग्लास कितना हो? किसी बार कम। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस बार पे कार्य करता है?
-1 से -15 बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड नाइलम ब्लॉक किससे संबंधित है? जिप्सम ब्लॉक से होता है। जिप्सम ब्लॉक किसका कार्य आता है? नमी ज्ञात करने के लिए आता है, नमी। नोट डाल के लिख लो, जिप्सम ब्लॉक का उपयोग नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट डाल के लिखो, जिप्सम ब्लॉक का उपयोग, जिप्सम ब्लॉक का उपयोग नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिप्सम ब्लॉक का उपयोग नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिप्सम ब्लॉक का उपयोग नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर? ओके, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन? ऑफलाइन वालों कोई प्रॉब्लम? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिजल्ट आ जाएगा डियर जल्दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है अभी, शायद 24-25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सुपरवाइजर वालों का। ठीक है, हाँ 20 से स्टार्ट, लेकिन किसी का 24-25 से भी अलग अलग है। रिजल्ट तो आ ही चुका है, रिजल्ट तो टाइम लगेगा ना। अभी अभी वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग मिलेगी, 5-7 महीने तो लगेंगे ना।